हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इसको पढ़ने के बाद अलग से आपको कुछ भी पढ़ना ना पड़े। इसमें मैं आपके लिए सारी चीजें मैंने ऐड ऑन की हुई हैं कि जो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो आज का टॉपिक है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और क्लास 11 से लेकर आप चलोगे, 11 क्या 10 से भी लेकर अगर आप चलते हो तो इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस बने हैं और इसमें टाइम टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता शिक्षा, ठीक है, यानी कि शिक्षा, यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, कंज्यूमर एजुकेशन, ये आप सभी लोगों ने अपने अपने सिलेबस में देखा होगा। जो भी लोग टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देख रहे हैं या देखते हैं, और आने वाली भी जो वैकेंसीज हैं सभी में ये कंज्यूमर एजुकेशन आपका टॉपिक आपका दिया रहता है, ठीक है। और इसको हम जब रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। और आज भी हम पढ़ रहे हैं। अब डी ट्रिपल एस बी के बारे में जब हम बात करते हैं तो डी ट्रिपल एस बी में इस वाले टॉपिक को किस नाम से दिया है? कंज्यूमर स्टडीज के नाम से ये हमारा टॉपिक दिया है, ठीक है। अब कंज्यूमर कौन होता है, यानी कि कौन है कंज्यूमर, तो हम इसको सबसे पहले समझेंगे। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता को कहते हैं हिंदी में, अभी मैंने लिखा था ऊपर भी, ठीक है। और उपभोक्ता कौन हो रहा है? जो किसी भी वस्तु का उपयोग कर रहा है, यानी कि जो अपने पर्सनल यूज के लिए, और हम बेसिकली अपनी पर्सनल नीड्स में जो चीजों का यूज कर रहे हैं वो हमारा उपभोक्ता है। जैसे हम सामान खरीद के लाए हैं किसी भी दुकान से, तो बेचने वाले ने तो बेच दिया, लेकिन जो हम खरीद के लाए हैं और हम उसका यूज कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए? उपभोक्ता हो गए, यानी कि उपभोग करने वाला, यूज करने वाला, ठीक है। तो वो चीज आती कहाँ से? सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि वो चीज आई कहाँ से। तो कंज्यूमर जो होते हैं ना, वो कैसे आते हैं, कैसे हम कंज्यूमर बन जाते हैं कि हम अपने आप को कंज्यूमर कह रहे हैं। तो सबसे पहले किसी चीज का अगर हम खरीदते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले किसी चीज का उत्पादन होता है ना। फिर उसके बाद जब उस चीज को बन जाता है तो वो थोक मार्केट में जाता है। थोक मार्केट यानी कि कलेक्टिव जो मार्केट रहता है, एक सामान का एक बाजार जिस तरीके से मिलते हैं ना। जैसे हम एक, मान लीजिए हम किसी कपड़े बाजार में जा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा मिलेगा और कपड़ा सस्ता मिलेगा। हम अपनी दुकान पे बेचने के लिए वहां से बहुत सारा बल्क में जो हम सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो तो आप सब्जी मंडी ले लो, आप ये थोक मार्केट हो गया कि हम सब्जी मंडी से सब्जी बेचने के लिए अलग अलग दुकानों पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा थोक। थोक में जाने के बाद सामान क्या होता है? जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, जो अपनी अपनी दुकान छोटी छोटी चला रहे होते हैं, वहां पे सामान आता है, ठीक है। खुदरा, यानी उसको कहते हैं खुदरा व्यापार, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इन्हीं दुकानों पे से सामान खरीदते हैं तो हम बन जाते हैं उपभोक्ता, यानी कि हम बन जाते हैं कंज्यूमर। अब क्या होता है कंज्यूमर, क्यों इसकी हमारे लिए स्टडी और एजुकेशन क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इसमें काफी, जब यहाँ तक बाजार आ रहा है, यहाँ से सामान आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ से सामान पता चल रहा है कि वो मिसलीड कर रहे हैं, या फिर मिस भी सामान गलत बना रहे हैं, जो आपको जो इंग्रेडिएंट दिखा रहे हैं उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये देखते हुए कि हमें सामान की सही माप मिल रही है या नहीं, सामान हमें उस तरीके का मिल रहा है जो आपको कोई भी ऐड दे रहा है, तो सामान हमें उस चीज को यूज, मतलब आ रहा है वो, हाँ उसी चीज का सामान है, सही दे रहा है गलत दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे लिए कंज्यूमर एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि हमारे कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि आप अपनी कहाँ पे शिकायत कर सकते हो और इसमें क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके इसका भी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वो होती है हमारी यहाँ से स्टार्ट, कि औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले हमारी इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी। तो धीरे धीरे जब लोगों को दिखने लगा कि हमें पैसे हम पूरे दे रहे हैं और सामान कम मिल रहा है, या फिर भ्रामक विज्ञापन, जैसे कि
आप मान लीजिए कोई क्रीम है सुंदर बनाने वाली और वो कह रही है कि 1 हफ्ते में सुंदर बनाएगी और वो नहीं बना पा रही, तो इस तरीके का विज्ञापन क्या कहलाएगा? आपका भ्रामक विज्ञापन कहलाएगा। ठीक है, तो दिखा देते हैं ना एकदम काला होता है और उसको बिल्कुल सुंदर बना देते हैं, तो इसको हम भ्रामक विज्ञापन के नाम से देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व भर में जो हमारे कंज्यूमर आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुए। ठीक है, यानी कि ऐसे करके धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के बाद लोग अपने आप को लोग जागरूक होने लगे। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि धीरे धीरे लोग जागरूक होते गए। फिर बात करें हम 15 मार्च 1962 में, क्या हुआ था? 15 मार्च 1962 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, ने उपभोक्ता के 4 मूल अधिकारों की घोषणा की। इन्होंने 4 मूल अधिकार घोषणा की कब? 15 मार्च 1962 में। ठीक है, और उसके बाद 1985 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइन जारी किए। फिर इन्होंने यूनाइटेड संघ ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो गाइडलाइंस होती हैं वो जारी कर दी, और उसके बाद हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और जाने की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब बात करें ये 4 मूल अधिकार थे, कौन कौन से मूल अधिकार थे? जब 4 मूल अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले आता है, एक आता है हमारा सुरक्षा का अधिकार, एक आता है हमारा सूचना का अधिकार, एक आता है हमारा सुनवाई का अधिकार। ठीक है, और एक आता है हमारा चयन का अधिकार। ठीक है, तो ये जो 4 थे ये हमारे प्राइमरी यानी कि मूल अधिकार थे। ये 4 हमारे यहाँ से मूल अधिकारों की घोषणा किसने की थी? जॉन एफ कैनेडी ने। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी विश्व स्तर पर। अब हमारे जब भारत में ये कब से लागू हुआ? हमारे भारत में भी तो लागू हुआ ना, तो भारत में ये लागू हुआ था 1986 से। 1986 में क्या हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया, और कब लागू किया गया था? ये किया गया था 24 दिसंबर को। ठीक है, तो जब भी कभी बात आएगी कि विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 मार्च को। और जब बात की जाएगी और जब भी बात की जाएगी आपकी अपने भारत के स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो हमारा कब बनाया जाता है? 24 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना। ठीक है, और ये लागू किसके शासनकाल में हुआ था? यानी इस टाइम पे जब ये लागू हुआ था तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो ये हमारा इनका नाम था उस टाइम पे। और जब अमेरिका में हुआ था, जब मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, तो उसके राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे भारत में उपभोक्ता जो हुआ है उसको त्रिस्तरीय प्रणाली, जैसे हम जब पंचायती राज पढ़ते तो उसमें भी त्रिस्तरीय पढ़ते हैं ना। वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होता है, एक होता है हमारा स्टेट लेवल होता है, और एक होता है हमारा नेशनल लेवल। सेम यही पंचायत राज में होता है। ठीक है, सेम यही हमारा अब पंचायती राज में हमारा 3 लेवल होता है, लेकिन वो अलग होते हैं। ठीक है, वो हमारे गांव लेवल पे होते हैं, गांव पे, फिर उसके ब्लॉक पे, इस तरीके से। लेकिन जो हमारा उपभोक्ता को सस्ता और सरल हमारा बना रहा है, जो उसकी उपभोक्ता की 3 स्तरीय आयोग की बता रहा है, तो वो कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और हमारे नेशनल। वो पंचायती राज में मैं अलग उसमें चली गई। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्तरीय इसकी, वो भी 3 स्तरीय प्रणाली है, ये भी 3 स्तरीय प्रणाली है, इसलिए थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन। चलिए, है ना, इतना हमारा इसका हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ? इसमें लोगों को लगने लगा कि कुछ इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, यानी कि सरकार को लगा कि हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो हमारा 1986 चला आ रहा है उसमें हमें संशोधन करना चाहिए।
अब वो संशोधन कब हुआ? वो संशोधन किया गया था 2019 में, एक नया अधिनियम पारित हुआ। अब इसमें एक नया अधिनियम पारित हुआ जो हमारा लागू कब हुआ पूरे भारत में? 20 जुलाई 2020 से, ठीक है। अब 20 जुलाई 2020 से जब ये लागू हुआ तो इसमें क्या हुआ? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना की गई, यानी कि CCPA की स्थापना हुई। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है, ई कॉमर्स को कानून के दायरे में लाया गया। जो ई कॉमर्स यानी कि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, जो हम 1986 का रूल था उसमें ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब नया अधिनियम पारित हुआ है तो उसमें वो ई कॉमर्स, मेनली जो ई कॉमर्स जो इतना बढ़ रहा है ना, ऑनलाइन बिजनेस, उसकी वजह से इसमें अधिनियम में संशोधन बहुत जरूरी किया गया, ठीक है। तो ऑनलाइन कानूनी उनसे ई कॉमर्स है उसको कानून के दायरे में लाया गया। पहले वो कानून के दायरे में नहीं था, ठीक है, पहले लोग अपने हिसाब से कैसे भी बेच रहे थे। फिर भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई हुई और प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रावधान भी इसमें दिखाया गया, यानी प्रोडक्ट वो जो आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए। फिर क्या था, पहले उपभोक्ता जो था ना वो ऑफलाइन ही अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता था, ऑनलाइन नहीं कर सकता। इसमें अब क्या हुआ है, उपभोक्ता ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और पहले क्या होता था कि जहां से आपने लिया है सामान, जो भी आप कराए, तो आप वहीं से उसकी शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब आप कहीं से भी शिकायत कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आपका एक नया ये संशोधन हुआ। इसके बाद अब इसमें 2021 में एक और संशोधन किया गया, ठीक है। 2021 में क्या संशोधन हुआ कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स का रूल था 2021 के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत किया गया। मिस सेलिंग, अनुचित फ्लैश सेल और भ्रामक व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण के प्रावधान किए गए। यानी कि बहुत ज्यादा मिस सेल हो रहा था ऑनलाइन, और जो आपको जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसकी जगह कुछ और दे रहे थे, तो इसी तरीके को कम हो, इसीलिए ये और इसमें संशोधन किए गए। अब इसमें तीन, मैंने अभी आपके लिए बात किया था कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेशनल लेवल तीन थे, और तीनों में क्या होता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और 21 के संशोधित नियमों के अनुसार नई जो मौद्रिक सीमा, यानी कि अगर आपको मान लो 10 लाख तक का नुकसान है तो आप किस कोर्ट में जाके, आप वहां पे किस कमीशन में जाके आप अपना शिकायत को दर्ज करोगे, और आपका 10 से ऊपर का है घोटाला, 10 से ऊपर का मतलब कि आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप कैसे करोगे। तो इसी तरीके को देखते हुए अब इसमें बहुत सारे वो हुए थे संशोधन, ठीक है। अब ये तो नई सीमा 2021 की है, इससे पहले जो 2019 में आया था उसकी अलग सीमाएं थी, और जो सबसे पहले 1986 में चल रहा था उसकी अलग सीमाएं थी, ठीक है। तो अब जो चल रही हैं वो हमारी अब ये चल रही हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जियो भी जो अगर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो जियो में यही वाली अब सीमाएं चल रही हैं, ठीक है। तो क्या है ये, तो ये है अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कितने तक का कर सकते हो, 50 लाख तक के। अगर आपको कोई भी किसी तरह का नुकसान है या आपको मिसलीड हुआ है 50 लाख का, तो आप कंज्यूमर उसमें जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप शिकायत कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर 50 लाख से ऊपर का है तो आप स्टेट में जाओगे, है ना। 50 से 2 का है तो आप स्टेट में चले जाओगे। अब 2 करोड़ तक का, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेशनल लेवल पे देखो तो 2 करोड़ से जो अधिक के मामले होंगे उसमें आप कहाँ पे जाओगे, नेशनल लेवल पे आप नेशनल कमीशन के पास चले जाओगे, ठीक है। अब 2019 में क्या था, 2019 में था कि अगर आपके पास 1 करोड़ तक की है तो आपका डिस्ट्रिक्ट में आएगा। फिर था 1 से 10 करोड़ तक की है तो आपका स्टेट कमीशन में आएगा, और 10 करोड़ से ऊपर तक का है तो आपका नेशनल में आएगा। और 1986 में क्या चल रहा था, 1986 में चल रहा था कि अगर 20 लाख तक के मामले हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ठीक है। और 20 लाख से हमारा 1 करोड़ तक की धनराशि है तो ये हमारा स्टेट कमीशन में जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर की है तो हमारा नेशनल लेवल पर जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे पैसे लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखोगे कि बाजार में भी काफी चीजें आ गई हैं नई नई तरीके की, तो उसी तरीके को देखते हुए इन लोगों ने इसकी नई सीमाएं निर्धारित की हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है।
अब इसमें आपको एक चीज और बताई थी कि 19 में मूल सीमा जो थी 1 करोड़ थी, 10 करोड़ थी और 10 करोड़ से अधिक थी, देखिए वही बताया। लेकिन अब 30 दिसंबर को हुआ है, ये 30 दिसंबर 2021 को जारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 द्वारा इन्हें संशोधित कर 50 लाख 2 करोड़ वाली नई सीमाएं लागू की गई हैं। ठीक है, तो अब आप ये वाली सीमाएं याद करिएगा। अब शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि हम कौन ऐसे लोग हैं जो शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि कितनी तक की धनराशि का नुकसान हो रहा है हमें इतना, तो हम शिकायत, अब वो शिकायत कौन कर सकता है? एक तो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। एक कौन करेगा? उपभोक्ताओं का समूह, समूह जिसे कहेंगे। मान लीजिए कोई चीज बल्क में आई है और बल्क में लोगों ने यूज किया है, तो वो सारे लोग मिलकर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक आता है उपभोक्ता संघ, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, चाहे उपभोक्ता उसका सदस्य हो या नहीं। अब इस तरीके के कुछ एनजीओ होते हैं जो आपको जागरूक करते हैं, जागरूक है ना, तो आपको जागरूक करते हैं कि आपको अगर कोई चीज मिसलीड हुई है तो आप यहाँ पर इसकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, या फिर वो भी आपकी शिकायत आपके जरिए करवा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए और मृत उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि। अब मृत उपभोक्ता से मतलब क्या है? यानी कि अगर कोई कंज्यूमर है, किसी चीज को यूज करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है मान लीजिए, और उसकी जब डेथ हो गई तो उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी होगा, यानी कि या वाइफ या जो भी है, ठीक है, वो उसके बिहाफ पर जो है केस डाल सकती है। केस यानी कि शिकायत कर सकती है ना। तो जो एनजीओ के संस्थान के नाम, गैर सरकारी संगठन में उपभोक्ता के हितों के लिए काम करने वाले एनजीओ कौन कौन से हैं? एक तो है सीजीएसआई यानी कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, एक है वॉइस, ये वॉइस बहुत आता है, ठीक है। और वॉइस क्या है? वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, एज इट इज फुल फॉर्म याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है। एक कॉमन कॉज, ठीक है। अब हम इसके बाद हमने बात कर लिया, अब हम जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में आपकी उपभोक्ता शिक्षा का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है क्लास 12th में, पार्ट 2 में, ठीक है। मैंने उसमें से जो चीजें ली हैं हम उसको भी चर्चा करेंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में कंज्यूमर के बारे में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। आई होप आप उसको देखें। तो मैं दूसरी स्लाइड आप इसको स्टार्ट करती हूँ। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी कि आपको ये देखो चैप्टर 20 के नाम से भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा था कंज्यूमर मार्केट। कौन है कंज्यूमर? जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्पाद या सेवाएं खरीदता है, यानी कि जो अपने निजी कामों के लिए सामान को खरीद रहा है, वो है हमारा कंज्यूमर, ठीक है। और उपभोक्ता उत्पाद यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? वो सामान जो उपयोग के लिए बेचे जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसको कहते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है? बिहेवियर भी इसमें दिया हुआ है। तो खरीदार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया, वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जो हम उस चीज को खरीदना चाहते हैं ये हमारा निर्णय है और ये हमारा एक बिहेवियर है। तो ये है हमारा निर्णय लेने की प्रक्रिया। और एक आता है उपभोक्ता फोरम, जिसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर फोरम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा शिकायत निवारण के लिए एक स्थान होता है, उसे कहते हैं उपभोक्ता फोरम। बात की जाए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता फोरम क्या होता है, कंज्यूमर फोरम, तो वो होता है जहां पे शिकायत या फिर निवारण के लिए स्थान दिया जाता है, ठीक है। तो ये फिर इसमें इसके बाद आपको बताते हैं मेजर कंज्यूमर प्रॉब्लम, यानी कि जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं कंज्यूमर के लिए वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उपभोक्ताओं की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है हमारी? उपभोक्ताओं से आप समझो कि हम खुद के लिए अपने लिए चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता है कौन? वो बेसिकली हम ही लोग हैं, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद। अब मान लीजिए कोई अच्छा हम सामान खरीद के ला रहे हैं, घर आके देख रहे हैं तो सामान खराब निकल रहा है, तो वो हो जाता है हमारा खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद। मिलावट, आजकल बहुत मिलावट चल रही है, एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स, अधिक कीमतें। अब जो एमआरपी होता है, अगर आपको इससे ज्यादा प्राइस बढ़ने पड़ रहे हैं तो वो होता है ओवर चार्जिंग या हाई प्राइजेस, ठीक है। और एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना।
तो जो एमआरपी दी होती है, कहीं कहीं होता है कि आपसे इससे ज्यादा भी पैसे वसूले जाते हैं, मतलब कि लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं ओवर चार्जिंग। गलत वजन और माप, मान लीजिए कोई चीज आपको 500 ग्राम लिख रही है और आपको वो कितना मिल रहा है, 400 ग्राम मिल रहा है, तो उसे कहेंगे हम गलत वजन और माप। ठीक है, फॉल्स वेट एंड मेजर। एक होता है भ्रामक विज्ञापन, यानी कि कोई मिसलीड कर रहा है, एंड डिस्क्रिप्टिव एडवर्टाइजमेंट। भ्रामक विज्ञापन 10 दिन में गोरा होने वाली क्रीम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, कोई भी 10 दिन में गोरा नहीं हो जाता, कि आप मान लो काले हो और 10 दिन में आपने वो क्रीम लगाई और गोरे हो गए। ठीक है, और एक होती है अपूर्ण जानकारी। आजकल जो भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उस पर सब कुछ जानकारी देती है कि कब बना, कहाँ से बना, इसकी एक्सपायरी डेट कब कितनी है, 1 साल 2 साल। तो ये अगर जानकारी इनकम्प्लीट है तो उसको कहते हैं हम अपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये तो होती है मेजर कंज्यूमर की प्रॉब्लम, जो हम कंज्यूमर होने के नाते एक फेस करते हैं। उसके बाद हमने बात कर लिया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। कब? 24 दिसंबर को आया था। ये हमारा आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है, और विस्तारित कब हुआ है, 2019 में, और लागू कब हुआ था, 20 जुलाई 2020 को, जो हमारा अब लागू हुआ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, और यह खराब गुणवत्ता, मिलावट और दोषपूर्ण सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा देता है। अब इसमें हमने अभी 4 पढ़े थे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में 4, यानी कि जब वो जॉन, उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उन्होंने दिए थे, तो वो 4 दिए थे, 4 मूल दिए थे, है ना। मूल अधिकारों की बात की थी उन्होंने जब दिए थे। अब उपभोक्ता को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त प्रदान करता है। कौन प्रदान कर रहा है, यानी कि हमारी सरकार जो है वो उपभोक्ता कंज्यूमर को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आपके एनसीईआरटी में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, और वो 6 कौन कौन से अधिकार हैं? सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार। जब 4 आपने पढ़े थे मूल, तो वो कौन कौन से थे? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, और एक क्या था हमारा, सूचित किए जाने का अधिकार। ये हमारे थे मूल। अब इसके बाद शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये हमारे 2 और थे, अब जो हमारे 1986 में थे, है ना। तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 8 मत लगाइएगा, 6 लगाइएगा, कि हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, किसमें? उपभोक्ता शिक्षा में। एनसीईआरटी हमें 6 बताता है। तो सुरक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू सेफ्टी, हानिकारक उत्पादों से बचाव, इसका मीन्स हमारा ये होता है। और फिर क्या होता है? सूचित किए जाने का अधिकार, यानी कि राइट टू बी इन्फॉर्म, गुणवत्ता, मात्रा और कीमत की जानकारी। जो हमारा कोई प्रोडक्ट है उसकी पूरी जानकारी लिखी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, एक होता है राइट टू चूज, यानी कि विभिन्न उत्पादों में से चुनने की आजादी। बाजार में बहुत सारी सामान मिल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के, और उसमें से किसी एक को चुनना वो हमारी चॉइस होती है, तो उसको कहते हैं राइट टू चूज। और एक होता है हमारा राइट टू बी हियर्ड, यानी कि सुने जाने का अधिकार। फोरम में प्रतिनिधित्व का अधिकार जो होता है वो हमारा राइट टू हियर होता है। ठीक है, हियर। और एक होता है हमारा राइट टू रेड हर्सल, यानी कि शिकायत निवारण का अधिकार। शोषण के खिलाफ कानूनी उपाय, यानी कि कोई जो हमारा शिकायत नहीं कर पा रहा है, कोई बहुत बड़ा है और कोई बहुत छोटा है जितने उसके, पर वो शिकायत करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी ये अधिकार है कि शिकायत निवारण का अधिकार, कि वो भी शिकायत करेगा अगर कोई भी मिसलीड हो रहा है, मिसबिहेवियर हो रहा है, सब चीजों को लेकर वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, एक होता है हमारा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कितनी जरूरी है, क्योंकि अब बहुत मिसलीड हो रही है हर चीज में, सामानों में आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अब बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं ना, तो इन सब चीजों से बचाने के लिए जागरूक बनने का अधिकार है। पहले एक कोटेशन चलती थी, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो ये कंज्यूमर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही चल रहा था, ये लाइन थी, जागो ग्राहक जागो, यानी कि ग्राहक कौन है? हम। ठीक है, तो एक जागरूक उपभोक्ता के दायित्व। अब आप देखो, जागरूक उपभोक्ता यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या क्या जागरूक होना जरूरी है, आजकल हर चीज में जागरूक होना जरूरी है। खरीदते समय बिल रसीद अवश्य लें, उत्पाद के लेबल, एक्सपायरी डेट और सामग्री को ध्यान से पढ़ें। और क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स, यानी कि आईएसआई, एफपीओ, अगर कोई वैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो हॉल मार्क जैसे
जो जितने भी मार्क्स होते हैं हमें पता होगा कि कौन सा मार्क्स किस पर लगता है, तो हम उसको उत्पाद वाले को ही खरीदेंगे। भ्रामक विज्ञापनों के बहकावे में नहीं आना है। शोषण होने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करनी है। उपभोक्ता फोरम, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, देखो, है ना, क्या होता है, ये चार थी ना, हमने चार इसकी उपभोक्ता बाजार में चार इसकी बेसिक वो पढ़े थे कॉन्सेप्ट। उपभोक्ता फोरम क्या था? शिकायत निवारण के लिए जो स्थान था वो था हमारा उपभोक्ता फोरम, है ना, अगर बात उपभोक्ता फोरम की बात की जाए। अब अवेयरनेस इज प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन, जागरूकता ही बचाव है। अब जो चिन्ह आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो है ये वाले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, पर अभी हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो हम इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण मानकीकरण चिन्ह जिनको क्या कहते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन पर लगा होता है, ठीक है। तो जैसे इंपोर्टेंट स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स जो कौन कौन से होते हैं, एक दिया है आईएसआई, एग मार्क, एफपीओ, हॉल मार्क, और ये कौन सा है, वूल मार्क। एक सिल्क मार्क भी होता है, वूल मार्क, और एक सिल्क मार्क भी दिया हुआ था उसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आईएसआई मार्क जो होता है वो हमारा किसमें लगता है, औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुएं, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स पे, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की जो चीजें होंगी उस पर हमारा आईएसआई मार्क लगा होता है, ठीक है। इस तरीके का जैसे ये वाला ये बन रहा है, आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये जो आईएसआई मार्क्स होता है ये हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं और कंज्यूमर जो वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं उन पे लगा होता है। जैसे कि अब मान लो हमारी जो एलपीजी गैस होती है, घरेलू गैस जो होती है, उस पे भी हमारा आईएसआई मार्क जरूरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम हेलमेट ले लो, और पीवीसी, सीमेंट, और ये सारी बिजली की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती हैं उन पे हमारा कौन सा मार्क लगा होता है, आईएसआई। अब एग मार्क की बात करें, एग मार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो हमेशा फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा किसी भी चीज की, ठीक है। एग मार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, और ये किस पर लगता है, ये लगता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो हमारे खेतों में उगे, है ना, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं वही तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जैसे राइस, वीट, है ना, मेज, जितने भी स्पाइसेस हैं, ये इन सब पे कौन सा निशान लगा होता है, वो लगा होता है हमारा एग मार्क का। फिर आता है एफपीओ यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जितने भी फ्रूट से बने प्रोडक्ट होंगे उस पे क्या लगा होगा, एफपीओ। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी कि फल और सब्जी उत्पाद, जैसे जैम, जेलीज, मुरब्बा, स्क्वेयर, इन सब में एफपीओ मार्क लगा होता है। फिर इसके बाद आता है हॉल मार्क। हॉल मार्क किसमें लगा होता है, हमारा सोने, चांदी, जितने भी हमारे इनके आभूषण होते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो होती है, ये सब इनको हॉलमार्क लगा होता है। फिर होता है वूल मार्क। वूल मार्क हमारा ऐसा होता है, ठीक है। अब ये वूल मार्क वूल प्रोडक्ट पर लगा होगा, जितने भी जो प्रोडक्ट ऊन से बने हुए होंगे उन पे ये वाला निशान लगाया हुआ होगा, है ना। तो ये आपके जो स्टैंडर्डाइज मार्क्स हैं ये आपको उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद और हम बात करें तो कंज्यूमर सपोर्ट सिस्टम, हमारा सपोर्ट सिस्टम कौन है, कंज्यूमर तो हम ही है ना, तो हमारा सपोर्ट सिस्टम भी तो कोई होगा। एक तो हमारे एनजीओ जो हमारी हेल्प करते हैं, एक हमारी सरकार की जो पहल, जो हमारी सरकार हमारे लिए योजनाएं चला रही है, ठीक है। तो एनजीओ क्या कर रहा है, हमें एनजीओ हमें उपभोक्ताओं को शिक्षित कर रहा है। शिक्षित करने का काम कौन कर रहा है, हमारा एनजीओ जगह जगह जाके बता रहा है कि आपको यहाँ पे शिकायत करनी है, ठीक है, मदद कर रहा है शिकायत दर्ज करने में, और उत्पादों का परीक्षण जो करवाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो पनीर। अब आप एक पनीर को ले लो, उसके हर तरह के टेस्ट होते हैं, आयोडीन टेस्ट, इस तरह का टेस्ट कि ब्लू आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये बता रहे हैं कि पनीर असली है या नकली है ना। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो उत्पादों का परीक्षण जो करवा रहे हैं वो हमारे एनजीओ करवा रहे हैं। फिर इसके बाद जो सरकार क्या कर रही है, अब सरकार कंज्यूमर कोर्ट में जा रही है। उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना हुई इसीलिए है, ठीक है, ताकि उनकी समस्याएं सुनी जाएं। और कौन कौन सी थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है। राशि थी 50 लाख, 50 लाख से 2 करोड़, और फिर नेशनल पे थी 2 करोड़ से ऊपर, है ना। जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिसकी टैगलाइन क्या थी, जागू ग्राहक जागू, पहले डीडी 1 पे बहुत आता था। फिर इस क्षेत्र में जीविका यानी कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया होता है। एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज बताई होती है कि किस क्षेत्र में आपने अगर कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में कोई पढ़ाई करी है तो आप क्या कर सकते हो। तो मैनेजर इन टेस्टिंग लैब, कंज्यूमर एक्टिविटीज एक्टिविस्ट यानी कि एनजीओ,
और कॉर्पोरेट कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर जर्नलिज्म, मीडिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इस चीज में आप कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में क्या क्या जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम थोड़े से क्वेश्चंस और करें, अगर हम 10 से 20, तो वो भी हम कंज्यूमर एजुकेशन के एनसीईआरटी के बेस पर अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो हम अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 जगह से लिए थे और कुछ साइट पे से भी लिए। ठीक है, करते हैं, लेकिन है ये एनसीईआरटी के बेस पे। ओके, उपभोक्ता को शिकायत कब दर्ज करनी चाहिए, यानी कंज्यूमर को, हम लोगों को कब शिकायत करनी चाहिए? जब पड़ोसी के सामान, वही सामान सस्ते में खरीदा हो पड़ोसी ने, यानी कि कोई हम सामान ला रहे हैं और पड़ोसी ने उसे सस्ते में खरीदा। जब उसे उत्पाद का रंग घर ले जाने के बाद पसंद ना आए, या फिर जब उत्पाद में कोई वास्तविक दोष हो या फिर सेवा में कमी हो। तो हमें कब दर्ज करानी चाहिए? जब उत्पाद में कोई वास्तविक दोष या हो कमी हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेकंड, सोर्स के अनुसार उपभोक्ताओं की समस्याओं का एक कारण गलत तोल और माप है। इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ पूछ रहे हैं, तो अर्थ होता है सामान को बहुत अधिक सुंदर पैकिंग करना, या फिर वस्तुओं की अधिक वैरायटी उपलब्ध कराना, विक्रेता द्वारा वजन कम देना और दोषपूर्ण मानदंडों का उपयोग करना, या फिर कीमतों को राउंड फिगर में ना लिखना। तो ये आंसर होगा हमारा इसका। गलत तोल और माप का अर्थ होता है विक्रेता द्वारा वजन कम देना और या फिर दोषपूर्ण मापदंडों का उपयोग करना। इसके बाद एक और क्वेश्चन, सोने के गहनों की शुद्धता के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है? हमें पता है सोने के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन, उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारे लिए कंज्यूमर एजुकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बाजार से सभी विज्ञापनों को हटाना, दुकानदार को सामान महंगा बेचने की तकनीक सिखाना, उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाना, या फिर उपभोक्ताओं को केवल विदेशी सामान खरीदने के लिए प्रेरित करना। तो क्या जरूरी है? ये उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाने के लिए हमारा उपभोक्ता शिक्षा का होना जरूरी है। ठीक है, भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? विज्ञापित दावों की सत्यता की जांच अन्य सोर्सेस से करवाना, हमेशा वही खरीदना जो टीवी पर सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है, या फिर विज्ञापनों में दी गई छूट पर आंख बंद करके भरोसा करना, या फिर सभी विज्ञापनों को पूरी तरह से अनदेखा करना। तो हमें क्या करना चाहिए? विज्ञापित दावों की सत्यता, यानी कि कितना वो सही कह रहे हैं और कितना वो गलत कह रहे हैं, इसकी जांच करनी चाहिए। फिर हम इसके बाद बात करते हैं राइट टू रेडर्सल, यानी कि निवारण का अधिकार उपभोक्ता को क्या करने की अनुमति देता है? तो वो क्या करने की अनुमति देता है? अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध हर्जाना या मुआवजे की मांग करना, पड़ोसियों की समस्याओं के लिए भी दुकानदारों से लड़ना, पुरानी वस्तुओं को नई वस्तुओं के साथ मुफ्त में बदलना, या फिर किसी भी दुकान को बिना सूचित बंद करवाना। तो निवारण का अधिकार देता है कि अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध हर्जाना या मुआवजे की बात करना। अनुचित व्यवहार यानी कि अगर किसी दुकान वाले ने आपके साथ मिसबिहेव किया है या और उसके विरुद्ध आपको शिकायत कर सकते हो। ठीक है, फिर जूस, जैम, डिब्बाबंद फलों उत्पाद में कौन सा मानक अनिवार्य है? तो वो होगा हमारा एफपीओ, यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फिर इसके बाद आता है खाद्य तेल, शहद, मसाले जैसे कृषि उत्पादों पर कौन सा? तो कृषि उत्पाद देख लोगे तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? एग मार्क, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार चयन का अधिकार क्या अर्थ है? तो चयन के अधिकार का क्या अर्थ है? चयन का अधिकार का अर्थ होता है दुकानदार द्वारा बताए गए एकमात्र ब्रांड की को ही खरीदना, महंगी वस्तुओं को चुनने की अनिवार्यता या नहीं। चयन यानी कि हम अपनी मर्जी से सामान खरीद रहे हैं, तो वो होता है विकल्पों, विभिन्न विकल्पों में से अपनी पसंद की और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद को चुनने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट चलते हैं, एक जिम्मेदार उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है यदि वह कोई वस्तु खरीद रहा है? तो कौन है वो जिम्मेदार उपभोक्ता? हम है ना। तो क्या होगा इसका? सामान की पैकिंग को बिना पढ़े फेंक देना, दोषपूर्ण सामान मिलने पर भी शिकायत ना करना, केवल विज्ञापन देखकर सामान खरीदना, या फिर नकद रसीद या फिर बिल प्राप्त करना। तो एक जिम्मेदार उपभोक्ता वही होता है जो अपने सामान खरीद रहा है और उसकी
रसीद को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, फिर है हमारा सोर्स के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा औद्योगिक और उपभोक्ता को वस्तुओं के लिए कौन सा प्रमाणन दिया जाता है। BIS के द्वारा कौन सा दिया जाता है, हमारा ISI मार्क। अब ISI मार्क को ही हम BIS कहते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये हमारे ISI की फुल फॉर्म होती है। फिर आता है हमारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को किस बात का आश्वासन मिलता है। सूचना सुरक्षा का अधिकार, सॉरी सूचना नहीं है, सुरक्षा का अधिकार। तो ऐसे उत्पादों से सुरक्षा जो जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, इससे हमें ये मिलता है, सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए थोड़े से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा उपभोक्ता शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, कब स्टार्ट हुई 1986 में। ठीक है, इनके टाइम कौन थे राष्ट्रपति, ज्ञानी जेल सिंह। और जब भारत में हुई थी वो हुई थी 24 दिसंबर, ये याद रखिएगा। और 15 मार्च को ये हमारे पूरे UN यानी कि यूनाइटेड नेशन में 1962 से स्टार्ट हुआ था। इसके टाइम पे कौन राष्ट्रपति थे, UN के जॉन F कैनेडी थे। ठीक है, और जब जॉन F कैनेडी ने कितने मूल अधिकार बताए थे, इन्होंने 4 बताए थे। और अब हमारे 1986 में हमारे जो NCERT मौलिक अधिकारों की बात करती है, वो कितने करती है, 6 मौलिक अधिकारों की बात करती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो NGOs आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इन सब की हमने बात कर ली है ना, और क्यों जरूरी है हमारे लिए ये भी हमारा हो गया। इसके अलावा और जो भी कुछ थोड़ा बहुत, जैसे अब इसमें ये आता है कि कौन सी जो ISI है ये कब, इनके जो ऑर्डर हैं कब पारित हुए हैं, कब है ये, तो इसके लिए हम एक अलग से वो बनाएंगे वीडियो, ताकि वो अलग से आपका मिल जाए। और अगर आपको किसी भी चीज का PDF चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक कर दूंगी, और आप उसको मैसेज कर दीजिएगा तो मैं उसको आपको लिंक भेज दूंगी। और आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा अगर आपको कोई लग रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं है। ठीक है, हमने 3 लेवल भी बात किया था इसमें। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और हमारा नेशनल लेवल पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कितना था, अब हमारा 50 लाख तक की बात थी, और स्टेट लेवल पे 50 से 2 करोड़ तक की बात थी, और हमारा नेशनल लेवल पे 2 करोड़ से ऊपर की बात थी। ये वाली बात हमने मेन कर ली। इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिए। तो आई होप इसके अलावा आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, और जो थोड़ी बहुत चीजें अगर रह भी गई हैं तो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको ये क्लास अच्छी लगे। थैंक यू।